तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिंग सब्स्टिट्यूशन। इन एरोमेटिक ईथर और यू कैन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक। तो अभी तक हम लोग पढ़े थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और चूँकि फिनाइल है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए जो फिनॉलिक ईथर है उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ते हैं। उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उसमें प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड होता है ना, ठीक है। तो पहले ही बता चुके हैं, तो इसलिए हम लोग जब भी पढ़ते हैं फिनॉलिक ईथर का तो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक नहीं पढ़ते हैं क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है। उसका क्या रीज़न है वो सब रीज़न पहले बताया जा चुका है, ठीक है। तो अब जो कोई फिनॉलिक ईथर का हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें रेजोनेंस होगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। फिनॉलिक ईथर क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, जैसे हम ये ले लिए एक एग्जाम्पल एनिसोल का, ठीक है। एनिसोल, फेनिटोल, यही दो फिनॉलिक ईथर पॉपुलर है, यही दोनों पढ़ना है, समझ गए। एनिसोल एंड फेनिटोल। फेनिटोल क्या होगा? H2CH3 दे देंगे, बताया दिन उस दिन फेनिटोल है। तो ये अब ये एनिसोल है OCH3, इस पर क्या है? दो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, है ना। तो ये क्या होगा? शिफ्ट होगा यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगल बगल डबल बॉन्ड नहीं होता है। यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये जो है यहाँ शिफ्ट होगा, तो अगल बगल डबल बॉन्ड नहीं रहेगा तो ये यहाँ शिफ्ट होगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा। जैसे एनिसोल मिल गया हमको, तो कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ? 1 2 3 4 5, है ना। जिसमें से 3 पर कहीं ऑर्थो और मेटा पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है ना। 3 जगह ऑर्थो पर डेवलप हुआ, पैरा पर डेवलप हुआ, फिर ऑर्थो पर डेवलप हुआ। दोनों ही ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो वहाँ कोई भी पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस आके अटैच हो सकता है, हाँ। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। फिनॉलिक ईथर क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट हो जाता है। समझ गए? आई बात समझ में? तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नाइट्रेशन। ठीक है,
तो नाइट्रेशन कराने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को? NO2 ग्रुप चाहिए ना। उसके लिए क्या क्या लेते हैं? कॉन्सनट्रेटेड HNO3 लेते हैं, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में लेते हैं। तो ये हमको क्या देता है? NO2 प्लस। ये कैसे देता है? हम पहले बता चुके हैं कि NO2 प्लस कैसे आता है ना। तब ये NO2 प्लस जो है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थोन पैरा पर करेगा कि नहीं, है ना? आई बात समझ में? ये NO2 प्लस जो है ऑर्थो पर और पैरा पर करेगा। जैसे ये यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, होगा ना? हाँ? और फिर वापस जो है ये H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, ये वापस शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ H प्लस निकल गया, ये H प्लस वापस जो है यहाँ NO3 माइनस भी बनता है, NO2 प्लस बनता है, साथ में NO3 माइनस भी बनता है, और साथ में H2O बनता है। तो यहाँ NO3 माइनस है, उसके साथ कंबाइन करके फिर से थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड वापस रीजनरेट हो जाएगा, है ना? कुछ नाइट्रिक एसिड यूज होगा और कुछ फिर से रीजनरेट हो जाएगा। ये हो गया ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, है ना? ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल कॉमन नेम हो गया, ठीक है। अब अगर IUPAC नेम देंगे तो क्या होगा? 1 2 सेकंड पोजीशन पर NO2 है ना? सेकंड पोजीशन पर NO2 है ना। ये अगर NO2 नहीं रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल फिनाइल ईथर। इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल फिनाइल ईथर बोलते हैं ना। हाँ, तो अभी भी तो मिथाइल फिनाइल ही है, लेकिन फिनाइल में नाइट्रो ग्रुप है, तो ये 1 नंबर हुआ। हाँ, तो 2 नंबर पर नाइट्रो है, तो हम पहले मिथाइल लिखेंगे तब ना फिनाइल लिखेंगे, हम पहले आता है। हाँ, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल, और मिथाइल 2 नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो फिनाइल ईथर। समझ में आया? नाइट्रो फिनाइल, बेंजीन रिंग फिनाइल होगा कि नहीं? ये लिख सकते हैं। दूसरा क्या होगा? मिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन, मिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन एक और नाम हो सकता है। ये हो गया मिथॉक्सी, ये हो गया नाइट्रोबेंजीन, मिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन। एक और नाम हो सकता है इसका, मिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन। मिथॉक्सी कितना पर है? 2 पर, है ना? ये 1 होगा तो ये 2 होगा कि नहीं? हाँ, 2 मिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन एक और नाम हो सकता है ना? आई बात समझ में? 2 मिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन। क्लियर? अब है कि हम इसको प्रीफर करें, इसको प्रीफर करें। हमको नाइट्रो जो है स्ट्रांग होता है, इसलिए नाइट्रो को हम प्रीफर करेंगे, नाइट्रो को प्रीफर करेंगे। तो उस केस में ये नाम जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे? ये तो नाइट्रोबेंजीन रहेगा ही ना, ठीक है। तो
तो सबसे जो एप्रोप्रिएट नाम होता है वो वही है 2-मिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन, सबसे एप्रोप्रिएट नाम, ठीक है ना। बेस्ट जो एप्रोप्रिएट बोलते हो वो सबसे परफेक्ट नेम जो होगा वो होगा 2-मिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। कहीं ईथर का नाम ही नहीं आता, जैसे हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं वैसे ही, ठीक है। समझ में आ गया। इसी तरह से हम लोग पैरा पोजीशन पे भी करा सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ शिफ्ट करा देंगे और ये नाइट्रो ग्रुप जो है यहाँ अटैक करेगा। फिर यहाँ H+ निकल जाएगा, ये वापस आएगा और ये H+ निकल जाएगा। तो इस तरह से ऑर्थो और नाइट दोनों मिल गए। इसका नाम नहीं लिख लोगे, पैरा पोजीशन पर है, ये 4th पोजीशन 1 2 3 4 मिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन 1 2 3 4 मिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन होगा ना। पैरा नाइट्रोबेन पैरा, हाँ हाँ, उसके बाद एक होगा मिथाइल 4 नाइट्रो फिनाइल ईथर। समझ गए, इतना नाम हो सकता है इसका। हम अलग अलग तुमको मैकेनिज्म दिखा दिए, तुम एक ही साथ एक ही लाइन में लिख सकते हो कन्वर्जन में, ठीक है। इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ज़्यादा स्टेबल ये होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, पैरा वाला, ठीक है। आया समझ में, क्योंकि OH बॉन्ड यहाँ नहीं है, OH बॉन्ड रहता तब ऑर्थो हो जाता है ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है इसके साथ। अभी जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इस दोनों में नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा कि O के साथ H का बॉन्डिंग नहीं है, O के साथ H का बॉन्डिंग नहीं है। अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्डिंग होता तभी ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ तो O के साथ C है, H नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड संभव नहीं है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता तो फिर ऑर्थो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, तो फिर पैरा कम स्टेबल होता है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसीलिए ये पैरा जो है तो सिमेट्रिकल है, पैरा पोजीशन पर आने के बाद सिमेट्रिकल है, ठीक है। आ गया समझ में, क्लियर। अब जो है नेक्स्ट है हैलोजनेशन। हैलोजनेशन में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्लोरो ग्रुप बना सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी, ठीक है। मान लो कि हम यहाँ पर लेते हैं Fe(Br3), ठीक है, तो हम ले लेंगे इधर Br2 और क्लोरीन करना होगा, दोनों ये ले लेंगे, ठीक है। और फिर ये दोनों जब रिएक्ट करेगा तो बनेगा Fe(Br4)-, ठीक है, और प्लस Br+, यही ना इलेक्ट्रोफाइल है, यही ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर चला जाएगा। जो मैकेनिज्म हम पीछे बताए थे वही मैकेनिज्म होगा, जो मैकेनिज्म बताए थे ना अभी तुरंत जस्ट बताए, ठीक है। जब हम नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस किए तो NO2+ की जगह Br+ रहेगा, NO2+ की जगह Br+ रहेगा। इसमें भी ऑर्थो बनेगा, पैरा बनेगा, पैरा ज़्यादा स्टेबल होगा तो पैरा जो है मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है।
अब है कि इसमें जो ये जो एनिसोल है ना, बहुत ही एनिसोल में जो ये OCH3 ग्रुप है, ये बहुत ही रिएक्टिव इसको थोड़ा बना देता है। इसके पास जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ना, इसके चलते थोड़ा रिएक्टिव हो जाता है। तो अगर हम Fe Br3 नहीं भी लेंगे, सिर्फ अगर Br2 भी दे देंगे तो भी ये रिएक्शन, समझ गए ना। मतलब Fe-Br3 का हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्लियर? Fe-Br3 का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, दिया है इसमें कि नहीं? हाँ, दूसरा ले सकते हो ऐसे, जैसे ये Br2 है ना, एसिटिक एसिड में इसको डिजॉल्व कर, ठीक है। एसिटिक एसिड में जब डिजॉल्व कर देते हैं ना, तो ये बन जाता है Br3 माइनस, और इधर बन जाता है Br2। तो दोनों ही ले, या तो तुम ये यूज़ करो या ये यूज़ करो, समझ गया ना। या तो ये वाला यूज़ करो या ये यूज़ करो, दोनों में से कोई भी यूज़ करो, तुम्हारा काम। एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में ऑर्थोन पैरा प्रोडक्ट देगा, क्योंकि हमको तो मतलब है, ठीक है, यही है ना इलेक्ट्रोफाइल, समझे। तो इसमें जब Br+ जाएगा तो ऑर्थो प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट दोनों बन जाएगा, ठीक है। हम मैकेनिज्म हम नहीं लिखेंगे, मैकेनिज्म तुम लोग लिखने समझ गए ना। जो CH3 रहेगा तो भी ये होगा, CH2 CH3 रहेगा, कितना भी लंबा यहाँ कार्बन से हम उसके सोच कुछ भी हो, ऑर्थो पर पैरा पर करेगा, पैरा पर आसानी से करेगा। अगर चेन लंबा होगा तो बल्कि ग्रुप हो जाएगा, तो और ज़्यादा ऑर्थो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, पैरा ही बनेगा। अगर ये वाला बड़ा ग्रुप हो जाएगा ना, तो फिर ऑर्थो बनेगा भी, पैरा ही बनेगा, समझ गया। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, और ये माइनर है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रेजेंस है नहीं जो ऑर्थो मजबूत होगा, ठीक है। आया समझ में? ये हो गया हमारा हेलोजनेशन। ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करना है, ब्रोमीन इंट्रोड्यूस करो, क्लोरीन करो, जो करोगे वो यहाँ देना है। आयोडीन करना है तो आयोडीन यूज़ करना है, क्लोरीन तो क्लोरीन, ब्रोमीन तो ब्रोमीन, जो देना है उसको हम यहाँ यूज़ करेंगे, वही आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम तो लिख लोगे, अभी जो बताए थे नाम लिख लोगे ना, हैं? उसके बाद है फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन में दो चीज़ होता है, एक होता है अल्काइलेशन और दूसरा होता है एसाइलेशन। फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हम लोग लिखेंगे फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। तो फ्रेडल-क्राफ्ट में हम लोग क्या लेते हैं, जनरली हम लोग एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ब्रोमाइड ये सब यूज करते हैं ना, हाँ। उसके साथ हम लोग रिएक्शन करते हैं। अब जैसे क्लोरीन ग्रुप अगर AlCl3 है, अगर मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है तो CH3Cl लेंगे, ये एनहाइड्रस लेंगे, ये याद रखना है, ठीक है। क्या लेंगे? एनहाइड्रस। ये रिएजेंट तो पहले भी यूज कर चुका है हम लोग। तो AlCl4 माइनस प्लस CH3 प्लस, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। ये होगा फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप का इंट्रोड्यूसन होगा। जो अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है उस अल्काइल ग्रुप को यहाँ रखना है। मिथाइल इंट्रोड्यूस करना है तो मिथाइल रखेंगे, इथाइल इंट्रोड्यूस करना है तो यहाँ इथाइल रखेंगे, प्रोपाइल को इंट्रोड्यूस करना है या ब्रांच अल्काइल ग्रुप है उसको इंट्रोड्यूस करना है उसको भी यहाँ रखेंगे। जैसा ग्रुप हम यहाँ रखेंगे वही इंट्रोड्यूस होगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा
अब कन्वर्जन जब लिखोगे तो इस तरह से नहीं लिखना है, बस इसी को लिख देना है यहाँ पर और सामने रिजल्ट। कन्वर्जन जब लिखेंगे तो इसको लिखेंगे और जो रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं उसको यहाँ लिखेंगे और यहाँ रिजल्ट डायरेक्ट, कुछ भी नहीं लिखना है क्या बना क्या वो सब कुछ नहीं। ठीक है, समझ गए ना। ऑर्थो पोजीशन पे आ गया और ये जो है पैरा पर जाएगा। समझ गए, ऑर्थो मिथाइल एनिसोल, पैरा मिथाइल एनिसोल, यही ना होगा, आया समझ में। उसके बाद जो है साथ में इसका और भी नाम दे सकते हो तो, हाँ टॉलुइन ज़्यादा एक्टिव है तो टॉलुइन लिखेंगे, मैं मिथाइल एनिसोल भी लिख सकते हो क्योंकि OCH3 से ज़्यादा एक्टिव है। OCH3 जो है ना CH3 से ज़्यादा एक्टिव है तो इसको हम प्रीफर करेंगे। अगर इस दोनों का रिएक्टिविटी देखोगे तो ये कम रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसको हम प्रीफर करेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए हम लिख सकते हैं ऑर्थो मिथाइल। ठीक है, आया समझ में। यानी अगर IUPAC लिखेंगे तो 2 मिथाइल एनिसोल, दोनों और कोई एक पारा होगा। ठीक है, ये पैरा मिथाइल एनिसोल होगा या 4 मिथाइल एनिसोल होगा। ठीक है, जैसा लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया अल्काइलेशन। और असाइलेशन करना है, तो यहाँ पर एसीटोइल क्लोराइड ले लेंगे, CH3COCl। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO CH3 COCH3 हो गया। हम दोनों इधर कीटोन है तो एसीटोफेनॉन हो गया, ये तो एसीटोफेनॉन है, ये ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो ऑर्थोमिथॉक्सी एसीटोफेनॉन, ऑर्थोमिथॉक्सी एसीटोफेनॉन, आया बात समझ में। ऑर्थोमिथॉक्सी एसीटोफेनॉन, या ये प्रीफर होगा तो 2 मिथॉक्सी एसीटोफेनॉन। समझ में आया, एसीटोफेनॉन होता है, समझ में आता है ना, ये एसीटोफेनॉन है ना कीटोन में, ये पढ़ाए होंगे कहीं पर, ये नाम, ये एसीटोफेनॉन है ना, ये एसीटोफेनॉन है ना। और OCH3 से ज़्यादा एक्टिव है COCH3, ये जो ग्रुप है ज़्यादा रिएक्टिव है, इसके रीजन में हम इसको प्रीफर करेंगे। तो कार्बन नंबर 1 ये हो जाएगा, 1 2 3 4, इसलिए हम लोग लिखेंगे 4 मिथॉक्सी और यहाँ लिखेंगे 2 मिथॉक्सी। ठीक है, अल्काइलेशन एसाइलेशन हो गया, अब तो और कुछ भी नहीं। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये याद रखना है कि जितना भी फिनॉलिक ईथर है ये सब फिनॉल से कम रिएक्टिव, ऑल फिनॉलिक ईथर, ऑल फिनॉलिक ईथर्स आर लेस रिएक्टिव देन फिनॉल। ठीक है, फिनॉल के कंपैरिजन में ये कम रिएक्टिव है। ठीक है, समझ गए। यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टर्म में बात कर रहे हैं। उसका रीज़न है कि इसमें जो है ये जितना डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी होता है
फिनॉल में जो रहेगा ऑक्सीजन के ऊपर जो रहेगा चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर जो है हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंस में बहुत आसानी से होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो इतना ही बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो इतना ही बनेगा, ठीक है। लेकिन फिनॉल में क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन के ऊपर फिनॉल में, उसका जो डिस्पर्सन होगा पूरा जो बेंजीन रिंग में बहुत आसानी से होगा। इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी से होता है, इसमें बहुत आसानी से होता है, जिसके कारण वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, ठीक है।